आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। लेह लद्दाख के हालात पर मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि हालात अचानक पैदा हुए हैं जिससे मुझे अफसोस है। इस मौके पर उन्होंने जेन ज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे पूरा करने में अब तक नाकाम रही है। पहले तो मैं खुद बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की ज़रूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी विवशता थी कि वो सड़कों पे इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा। ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूँ बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। कि संरक्षण होगा 6वें शेड्यूल में, वो भी नहीं हुए। बातचीत पे बातचीत घसीटते जा रहे थे, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अब मुझ पे दोष देने लगे थे। यही हुआ कि आपका शांति का पथ किसी काम का नहीं है। अपनी शांति आप अपने साथ, एक मिनट, आप अपनी शांति का पथ अपने साथ रखिएगा, हम अपने हाथ में लेंगे। ऐसा मुझे बुरा भला कहने लग चुके थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात ये हम माने, और अभी इनकी लाशें वही हैं और इस पे हम आरोप प्रत्यारोप। आप सोचिए, क्या ये अच्छा लगता है किसी भी देश में कि सरकार किसी एक को चुन के, किसी एक पार्टी को इसने किया, और जो कमियां हमसे रह गई इस गवर्नेंस में, इस सिस्टम में, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें तो फिर दोबारा ये उठेगा। आरोप लग रहा है मगर पथ वही है मेरा। तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता हूँ, मगर एक सच्चाई भी है ना कि 2020 से हमें वादा दिया गया कि आपको 6ठे शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। खासकर इन नौजवानों को ये वादा दिया गया था कि 21,000 नौकरियां निकलेंगी, फिर 6,000 नौकरियां निकलेंगी, और निकला कुछ भी नहीं, ना के बराबर। शायद अभी हाल ही में 1-1,500 नौकरियां निकले होंगी। वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। आप समझ रहे हैं, घर पे जाओ तो वो माँ बाप की टोक सुनते थे, बाहर जाओ तो बेकार हैं, दोस्तों में शर्मिंदा हैं। ऐसे में वो भड़क कर बाहर आ गए। वो बाहर कभी नहीं आते थे, बल्कि ये जो आंदोलन चल रहा था, इन सब लोगों की एक शिकायत थी कि ये युवा पीढ़ी बहुत मतलबी हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि इनको डर है कि सरकार इनके चेहरों की तस्वीर लेगी और इंटरव्यूज़ में इन्हें हैरेस करेगी। तो ये कभी नहीं निकलते थे। अचानक कल ऐसे निकल आए। ये किसी का मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं था। जब ये हो चुका था, पहली बात तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ऐसा कह के इंसाइट किया। जब ये हो चुका था, मैंने तब एक अपडेट दिया जिसमें मैंने कहा कि ये हिंसा निंदनीय है। शब्द था निंदनीय है। मैं बहुत दुखी हूँ इससे। आप हमारा समर्थन नहीं बल्कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि ये अचानक से, बिना किसी पहले के उसके, अचानक से ऐसे हजारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो। ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज़ नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं। ये होने के बाद का अपडेट है, आप जाके देख सकते हैं।
और लेह लद्दाख के हालात पर रुकन पार्लियामेंट हाजी हनीफा जॉन ने अपने रद्दमल का इजहार किया और कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब तक जो मामला हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है लद्दाख में अफसोसजनक है। बेगुनाह लोगों को इस तरह करना बंद कीजिए, क्योंकि लद्दाख जो है इस तरह के चीज़ों के लिए लद्दाख नहीं माना जाता है। जिस तरह कश्मीर में किया जा रहा है वो आप लद्दाख में अगर करेगा फिर फ्यूचर में इससे भी हालात ख़राब होगा, उसकी ज़िम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगा। अभी मैं इंशाल्लाह एलजी साहब से भी कोशिश कर रहा हूँ मिलने के, डीजीपी साहब से भी मैं मिलने की कोशिश करूँगा। उनसे भी मेरे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक जो है जाँच सही तरीके से जाँच हो, उसके बाद लीगल एक्शन जो भी होगा उसकी बात कीजिए। बेगुनाह लोगों को कभी हरेसमेंट करने की कोशिश नहीं करना है, टारगेट करके जो है पुलिस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग जिन लोगों की जान चली गई है उनकी जान किस तरह गया, किसने फायरिंग किया और किसने फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, ये सारे चीज़ों का जांच होना चाहिए। मैं एलजी साहब से भी अभी मिलूंगा, गुजारिश करूंगा, डीजीपी से भी मिलूंगा और होम मिनिस्टर को मैं अभी चिट्ठी भी लिख रहा हूं और शायद कल परसों हम लोग दिल्ली भी जाएंगे एमएचए के साथ भी हमारे बातचीत हो जाएंगे। हर जगह मेरा यही रहेगा कि जो एक अमन फिजा इस लद्दाख में है इसको और मज़ीद ख़राब होने मत दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बाकी पब्लिक की तरफ से हम लोग गारंटी उठाते हैं कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों के मिजाज का, यहाँ के लोगों का हमको पता है। यहाँ के लोग जो है वो पीस लविंग लोग हैं। इनके सेंटिमेंट से खेलना बंद कीजिए, सीरियसली लद्दाख के मुद्दे के ऊपर बात कीजिए। तब तक बातचीत जारी रखिए जब तक गवर्नमेंट और हमारे जो केडी और एपेक्स के जो लीडरशिप है उनके बीच कोई ना कोई कंसेंसस ना बने और लद्दाख के इश्यूज, यहाँ के आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक इसका कोई ना कोई हल ना निकले, तब तक जो है ये बातचीत का सिलसिला जारी रखनी चाहिए। और लद्दाख में हुई हिंसा ने पूरे लद्दाख में अशांति फैला दी। कर्फ्यू लगा दिया गया, मार्केट बंद है, लेकिन समाधान ढूंढने के बजाय सियासत चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इसी बीच में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूफी यूसुफ ने लद्दाख के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस की छवि को नकारात्मक बताते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार बाधाएं और अशांति पैदा करती रही है। मैं आपके हिसाब से राहुल गांधी को कहना चाहूंगा कि देश के नौजवान बड़े सक्षम हैं। हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे देश के लोग 140 करोड़ देशवासी नरेंद्र मोदी जी के कार्य पे चलते हैं, उनके मिशन पे चलते हैं। राहुल गांधी आज भी फेल होगा, उसी की एक कड़ी है लद्दाख की। वहां आपने देखा जो 15 दिन अनशन पे बैठा था कांग्रेस का काउंसलर, और उसने कल आंदोलन तोड़ दिया और उसी ने ये हंगामा वहां पे किया और सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। और ये कांग्रेस की ही देन है कि वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़े ताकि हिंदुस्तान में हालात खराब हो जाएंगे। बट मैं आपकी वजह से राहुल गांधी को कहना चाहूंगा ऐसे हालात नहीं बनेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी यहाँ एजेंसियां सक्षम है आपसे निपटने के लिए, आपके वर्करों से निपटने के लिए। तो जम्मू में इंतजामिया का बुलडोजर एक्शन सैनिक कॉलोनी ग्रेटर कैलाश इलाके में चला। बुलडोजर इंतजामिया ने 37 कनाल स्टेट लैंड को खाली करवाया और लैंड पर गैर कानूनी कब्जा करवाया है। भारी पुलिस के साथ यहां पे इंतजामिया की टीम पहुंची। गैर कानूनी तामीरात गिराई गए, ज़मीन को खाली करा लिया गया और इंतजामिया ने लोगों को वार्निंग दी कि कब्जाई हुई ज़मीन को खाली करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त इंतजामिया की जानिब से ये आ रही है कि बुलडोज़र एक्शन हुआ है जम्मू में। जम्मू इंतजामिया का ये बुलडोज़र एक्शन है सैनिक कॉलोनी पर ग्रेटर कैलाश इलाके में, जहां पे बुलडोज़र चला है। इंतजामिया ने 37 कनाल स्टेट लैंड को खाली करवाया है और लैंड पर जो गैर कानूनी कब्जा था उसे खाली करवा दिया गया। भारी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी, इंतजामिया की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। गैर कानूनी तामीरात गिरा दिए गए, ज़मीन को खाली करा लिया गया और इंतजामिया ने लोगों से कहा भी है कि जो भी ज़मीन पर कब्जा किया गया है उसे फौरी खाली करें वरना कार्रवाई होगी। 37 कनाल ज़मीन यहाँ पे बताई जा रही है जिस पे ये स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो तस्वीरों के ज़रिए आप गिरते हुए देख पा रहे हैं।
तो ये गैर कानूनी कब्जा बताया जा रहा है जिसे खाली कराया गया। 37 कनाल स्टेट की लैंड थी जिसे इंतजामिया ने वार्निंग देकर के खाली करा लिया है। ग्रेटर कैलाश इलाके में यह कार्रवाई हुई है। और पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पर्व के रूप में मना रही है, जिसके तहत पूरे देश में कई तरह के प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के उधमपुर ऑफिस में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने किया था। साथ ही आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीनगर पुलिस ने शादी प्रोग्राम के दौरान पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाई है और इसी को लेकर के एक पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। 21 सितंबर को श्रीनगर में एक मुश्तबा चीज मिलने से हड़कंप मचा था, लेकिन जांच के बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पासपोर्ट दफ्तर के बाहर एक मुश्तबा चीज दिखी। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, जिसके बाद से उस मुश्तबा चीज को मौके पर तबाह किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई विस्फोटक नहीं बल्कि शादी में जलाए गए पटाखों का हिस्सा था। और अब श्रीनगर पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए शादी प्रोग्राम में पटाखे के इस्तेमाल पर सख्त वार्निंग जारी किया। पुलिस ने कहा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों पर पाबंदी है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने इस मामले को लेकर के पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है। पटाखा जलाने वाले को सख्त वार्निंग दी गई है। अब इसके साथ साथ नकली सोने के जेवरात बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार किया है जो नकली सोना बेच रहे थे। तीनों मुलजिमीन उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे वक्त से कठवा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक गिरोह सरगर्म था। पुलिस को इस गिरोह की जानकारी तब मिली जब 20 सितंबर को शहर के जेवरात कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने शिकायत दर्ज की। शिकायत के मुताबिक एक शख्स निजी ज़रूरतों का हवाला देकर उसकी दुकानों से सोने के जेवर बेचने आया था। दुकानदार ने जब सोने की जांच की तो जेवरात खालिस साबित हुए, लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो सोने के जेवरात नकली निकले। इस बात की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हुआ। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने इसे संजीदगी से लिया और इस मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस को कार्रवाई के दौरान कामयाबी मिली और पुलिस ने मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। जाँच के दौरान ये भी पता चला कि कठवा के अलावा मुलजिमीन ने पंजाब के कुछ इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम दी है। मैं कह रहा हूं पंजाब में 2 सुनियारों के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख, उनसे जाते हैं। सर, क्या पूरा ये घटनाक्रम है, कितने लोग हैं और क्या ये सोना असली है और किस तरह से ये पूरा अपना काम करते थे? देखिए, 22 को हमें कंप्लेंट मिलती है पुलिस स्टेशन में गोगा ज्वेलर्स की तरफ से कि कुछ लोग उनके वहाँ दुकान पे आए थे सोना बेचने के लिए। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज़रूरत है अपनी निजी किसी कारणों से, तो हम सोना बेचना चाहते हैं। जब उन्होंने चेक किया अपनी हॉलमार्क मशीन्स पे तो उन्होंने पाया कि एकदम ठीक है। बाकी तरह से भी चेक करने के बाद उनको लगा कि ये सोना बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा देने से पहले फिर से एक बार चेक करने के बाद उनको पाया गया कि नहीं, ये सोना सही नहीं है। तो उसके बाद वो लड़के वहाँ से भाग लिए। ज्वेलर्स ने यहाँ पे आके कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन कठुआ में कि इनके साथ ऐसी दुर्घटना, ऐसी वारदात हुई है। पुलिस ने बहरहाल मामले की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की। PSI रविंदर सिंह जो हमारे इंचार्ज नगरी हैं, इनकी अध्यक्षता में इन टीमों ने कुछ टेक्निकल सुराग हासिल किए और कुछ अपने CCTV कैमरे फुटेज से देखते हुए एक टीमों को भेजा पंजाब में। वहाँ एक पंजाब में जाके उन्होंने वहाँ पे उनको इसी गिरोह को वहाँ से पकड़ने में वो कामयाब हुए। उनको यहाँ लाया गया तो उनके गिरोह की तलाशी के दौरान पाया गया उनकी गाड़ी से कि यही आभूषण जो वो बेचना चाहते थे गोगा ज्वेलर्स को, उनसे बरामद हुए। और उनसे फर्दर पूछताछ के दौरान पता चला कि उन्होंने इस तरह की घटनाओं को हमारे 7 वाले राज्यों में भी अंजाम दिया है, जैसे पठानकोट, पंजाब और बटाला में। क्या मॉडस ऑपरेंडी इनका रहता था? क्या ये लोग अपने ही निकटवर्ती जो ज़िला हैं वहीं पे ऑपरेट करते थे या फिर स्पेशल टारगेट कर वो जम्मू कश्मीर में सीमा में दाखिल हुए थे ताकि यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ ना कर इस तरह से सोना बेचा जाए? अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है, अभी कठुआ में इस तरह का और मामला सामने तो नहीं आया, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में पठानकोट में इस तरह के मामले इन्होंने कबूले हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ वारदातें की हैं। वहाँ की पुलिस की तरफ से हमें कांटेक्ट किया जा रहा है, शायद वो भी यहाँ पे अपनी टीम भेजें इनको पूछताछ करने के लिए। अभी तक क्या पता चला है कि क्या जम्मू कश्मीर में कहीं और भी इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं या इस तरह से सोना बेच चुके हैं?
हमने इनकी जैसे रिमांड ली है। अभी पठानकोट वाला या पंजाब वाला तो इन्होंने विषय वो इन्होंने कबूल किए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बाकी जगहों पे ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, उनकी पूछताछ जारी है। जैसे हमें सूचना मिलेगी हम सबसे साझा करेंगे। कुल कितने लोग हैं सर ये जो लोग वहाँ पे आए थे 3 लोग हैं ये, वो तीनों के तीनों ये हमारे 3 या 4 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, मथुरा, श्री गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उन साइडों से बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी इस तरह की जो हिस्ट्री शीट है या इस तरह की जो आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं? जैसे मैं आपसे पहले भी साझा किया कि पंजाब में इन्होंने खुद कबूला है और हम वो पंजाब पुलिस से कांटेक्ट में हैं। उनसे वेरिफिकेशन करने के बाद ही लगेगा पता कि किन किन जगहों में वहाँ सम्मिलित है। सर जब ये इन लोगों को पकड़ा गया, कुछ इस तरह से पाया गया कि कोई आई कार्ड था आर्मी का, कुछ इस तरह से है? अभी हम उस चीज़ में पूछताछ जारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, लोगों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं पुलिस की और पुलिस के आँख और कान बनते हैं लोग। ये भी उनकी सजगता से, उनकी अलर्टनेस से ये चीज़ें हमारे पास सामने आई। तो जैसे उन्होंने ज्वेलर्स ने अलर्टनेस दिखाई, ऐसे मेरी गुजारिश होगी बाकी लोग भी अपनी अपनी जगहों पे अलर्ट रहें। ऐसे भी गिरोह हैं जो गांव में जाके ये कहते हैं कि हम आपकी ज्वेलरी को साफ़ करेंगे, सोना चांदी आभूषणों को साफ़ करेंगे, और किसी तरह के केमिकल मिलाने के बाद उन आभूषणों को साफ़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो केमिकल जो है कोरोजनरी होता है और वो उसमें से काफ़ी मात्रा में सोना जो है उस केमिकल के अंदर आ जाता है। तो फिर बाद में वो हमारे पास आके ऐसा बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति जो इस तरह की ऑफ़र दे या आपको गांव में घरों में आए तो आप उनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में उसकी इतला कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख राहुल चाड़क हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। और आपको बता दें कि एक गिरोह का भंडाफोड़ यहाँ पर किया है। नकली सोने का व्यापार ये लोग करते थे और बाहरी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से यहाँ पर ज्वेलर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, नकली सोने के नाम पे ठगी की जा रही थी, और उस ठगी का पर्दाफाश कठुआ पुलिस ने किया है। 3 तस्कर जो कि बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी से कई मामलों को सुलझाया जा चुका है। ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब राज्य में भी इस तरह की ठगी का ये लोगों को शिकार बना चुके हैं। और अब पंजाब पुलिस भी जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है और जल्द ही इन लोगों को पूछताछ के लिए वहां पर भी लेके जाया जाएगा। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। उधर सेवा पर्व के तहत म्यूनसिपल काउंसिल कटरों ने देवी पार्क अहाते में प्लांटेशन मुहिम चलाई, जिसके तहत मुख्तलिफ स्पीसीज़ के फूल और फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर माता वैष्णो देवी विधानसभा विधायक बलदेव राज शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जिन्होंने प्लांटेशन मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर MLA बलदेव राज शर्मा ने म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजत अब्रोल के साथ देवी पार्क की तरक्की को लेकर के बातचीत की। कहा कि माता वैष्णो देवी के बाण गंगा रोड पर यह मेन पार्क है, लिहाजा इसकी तरक्की को लेकर के कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे रिटेनिंग वाल का यहाँ से काम था कि वो लैंडस्लाइड हो रही थी, उसका काम हो गया। एक बाथरूम जो वहाँ पे पड़े थे कि बाथरूम कोई जा नहीं सकता वहाँ, उनको कह दिया है कि इनको रीवैल्यूएट करें, रीमॉडलिंग करके आज के युग के मुताबिक वहाँ पे बनाएं। और उसके बाद जो बुजुर्गों की और सैर करने वालों की खास तौर पे सबसे पहले मुझे तो वफद मिला था, सरदारी लाल जी ने मुझे यहाँ पे लेके आए थे। और यहाँ पे एक बुजुर्गों का जी सामने मेरे खड़े हैं, इनका कहना था कि यहाँ पे इसकी सुध लें। वो सुध के साथ साथ फिर सीनियर सिटीजन का एक वफद मुझे मिला था, वो बार बार मिलते थे। और एक रास्ता हमने निकाला है कि एक परमानेंट जो है इनकी मतलब सीनियर सिटीजन के लिए एक यहाँ पे जगह बन जाए। उधर सेवा पर्व के तहत आज पुलवामा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बुजुर्गों और कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए एक मेगा कैंप का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने शिरकत की। कैंप में डॉक्टर क़य्यूम ने हाउसिंग, हेल्थ मिशन शक्ति और मिशन वत्सल जैसे कई महकमे के स्टॉल्स लगाए। उन्होंने अफसरान से बातचीत की और कहा कि सेवा पर्व के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाएँ। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ने कुछ स्कीम्स के तहत बेनिफिशरीज़ को एक्सेप्टेंस लेटर और गरीब लड़कियों को शादी के लिए माली मदद की। साथ ही 3 खास ज़रूरतमंद लोगों को मोटर युक्त ट्राईसाइकिल भी दी ताकि उनको राहत हो सके। उधर कुलगाम ज़िले में आज एक ख़ास स्पेशल गेट टुगेदर का एहतमाम हुआ था, जिसकी पहल डॉक्टर फारूक अहमद पड्डर ने की थी। एक NRI के साबिक स्टूडेंट हैं। इस गेट टुगेदर में मुख्तलिफ महकमे के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ शरीक हुए थे, जो कि कई दशकों के बाद एक दूसरे से मिले थे। प्रोग्राम में खुशी और पुरानी यादों को एक साथ संजोया गया, वापस लाया गया। Everybody has to go there one day or the other, and that's our final destiny. So better things really if we can arrange a get together so they can get to know my old class fellows and our favorite teacher, and that was really to just revive our relationship and our bonds of love and affection and brotherhood.
तो कठुआ पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल कंपटीशन का इनेकाद किया था और लच्छीपुर खेल मैदान में हुए टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। मुकामी नौजवानों ने पूरे जोश के साथ अपना टैलेंट दिखाया, इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर एसएसपी शोभित सक्सेना भी मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, कहा कि ऐसी तकरीबात, ऐसे प्रोग्राम्स नौजवानों को आगे बढ़ाने का मौका देते हैं, नशे जैसी बुराइयों को दूर रखते हैं। इस बार पीएचक्यू की तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट मिला, तो हम लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम के तहत जो फंडिंग मिली है उससे हम लोगों ने स्पोर्ट्स को बहुत एनकरेजमेंट दिया है। तो पीछे भी लखनपुर में और बसोली में और बिलावर में हम लोगों ने कंपटीशन कराए थे, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे कठुआ में भी वॉलीबॉल का कंपटीशन रखा है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ और अच्छी आदतों की तरफ और नशे से दूर करने का हमारा उद्देश्य है। तो 8 टीमें आज खेल रही थी, तो लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1.5 महीने का ये प्रोग्राम है जो चलेगा, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फाइनली मैराथन हम लोग कराने वाले हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का इनिशिएटिव है लोगों को, युवाओं को प्रोत्साहन देने का। उधर सेवा पर्व के तहत पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल ने तारीखी किले पर सफाई मुहिम शुरू की है और इस मौके पर काउंसिल के मुलाजमीन और मुकामी लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ हिस्सा भी लिया। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मिलकर के किले की सफाई की। सफाई मुहिम की निगरानी म्यूनसिपल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खलील बांदे ने की थी, जिन्होंने कम्युनिटी सेवा और सफाई की अहमियत पर जोर दिया। एक्चुअली हम लोग सेवा पर्व के तहत आज हमारा शेड्यूल एक्टिविटी थी वो ये था कि एक साथ 1 घंटा हम सब लोगों ने मिल के किसी जगह की सफाई करनी थी। तो इस प्रोसेस में हमने आज जो हमारा फोर्ट है, किला है, उसको मुंतखब किया और उसके साथ ही सुबह 8 बजे से अभी तक हम सब लोग, हमारे सैनिटेशन वर्कर, सिविल सोसाइटी के लोग, बार्स के लोग और नौजवान सारे लोग मिलके हम लोग ये सफाई कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जिन जिन को भी हमने मदऊ किया, जिन जिन को भी बुलाया, वो सब लोग आए भी और एक विजिबल चेंज हमें देखने को मिला। तो हम इसमें कोशिश भी करेंगे कि ये तो आज एक्चुअली हमारा शेड्यूल एक्टिविटी है, इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ स्पॉट्स का इंतखाब करके उन जगहों पर हम करीब हफ्ते में 1-2 बार तो कम से कम ऐसा करें कि जो प्रोमिनेंट स्पॉट्स हैं उन्हें जाके हम इस तरह से 1 घंटा एक साथ होकर सफाई करें ताकि हमारा शहर साफ रहे। और पुंछ जिले के 11 सूबाई स्कूलों के करीब 1,13,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स माई स्कूल माई प्राइड, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस पहल में सरकार की तारीफ की गई, जिसका मकसद था स्टूडेंट और टीचर्स में अपने स्कूल के तय खुददारी और गर्व का एहसास पैदा करना। इस प्रोग्राम में पुंछ जिले की तरफ से भारी हिस्सेदारी एजुकेशन के तय देखने को मिली और ख़ास तौर पर गहरा लगाव भी देखने को मिला। फिलहाल दर्शन भारती नोडल ऑफिसर ने इस प्रोग्राम की कामयाबी पर जोर देते हुए कहा कि एजुकेशन में कम्युनिटी की हिस्सेदारी बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि इस पहल से NEP 2020 के मकसद से मेल खाती है, जो कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी भागीदारी और मिलजुल करके काम करने पर जोर देती है। उनका मानना है कि इससे स्कूल में तरक्की होगी, कम्युनिटी की अहमियत बढ़ेगी। तो फिलहाल अपनी ज़मीन से जुड़ने, अपने स्कूल से जुड़ने के लिए ये अहम प्रोग्राम, जिसकी वजह से बच्चे अपने स्कूल को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, टीचर्स से उनका मिलाप काफ़ी अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्लेजेस के ज़रिए एक दूसरे से रिश्ते मजबूत होते हैं। जम्मू कश्मीर की माली हालत का बड़ा सहारा सेब की इंडस्ट्री पर है और इस साल बड़े चैलेंजेस से ये इंडस्ट्री गुजर रही है, लेकिन कोल्ड एटमॉस्फेयर, स्टोरेज यूनिट्स की कमी और इस तरह की तमाम तर चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें हैं, किसानों के लिए सहारा है, मजदूरी और रोज़गार के नए दरवाजे खोल रहे हैं और लोगों के लिए, जो ख़ास तौर पे किसान या फिर सेब इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए राहत की खबर आने लगी है। लगातार बारिश और सैलाब से जब नेशनल हाईवे बुरी तरह नुकसान का शिकार हुआ, तब घाटी के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। तैयार माल था, लेकिन मार्केट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे मुश्किल वक्त में कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स ने वक्त से पहले अपने दरवाजे खोल दिए ताकि सेब किसानों को भारी नुकसान से बचाया जा सके। रोड बंद हो गया, काफी मुश्किलात आ रही थी, तो हमें मजबूरन स्टोर थोड़ा अर्ली खोलना पड़ा ताकि ग्रोवर को थोड़ी सी राहत मिले। कोल्ड स्टोर का मतलब ही ये है कि हम यहाँ आए हैं ग्रोवर की मतलब सहूलियत के लिए, उनको यहाँ पर हम अकोमोडेट करें,
उनका माल हम यहाँ पर पहुँचाए, उनकी साल भर की मेहनत को हम तो यहाँ पर वो कामयाब कर दे। बिल्कुल जनाब, ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, मतलब मोस्टली वही कारण वही है कि ड्रॉपिंग हो रही है, एप्पल गिर रहा है, तो उसका वजह ही है क्लाइमेटिक चेंज आ गई। बारिश काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है, तो उस वजह से ये मसला बन गया। मतलब हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रोवर को फ़ायदा मिलना चाहिए। स्टोर एक्चुअली बनाई है ए ग्रेड क्वालिटी के लिए, ताकि इसका कल जब हम आउटपुट में बेचेंगे इसका थोड़ा प्राइस उसमें अच्छा मिलेगा। सिर्फ पुलवामा जिले में तकरीबन 78 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, जिनमें से 28 इस वक्त काम कर रहे हैं और बाकी तामीर के मरहले में हैं। ये सहूलियत न सिर्फ पुलवामा बल्कि दूसरे जिलों के किसानों को भी बेहतर दाम दिलाने में मदद कर रही है। हाँ, जो हमारे पुलवामा में जो एशियाज़ की सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड चेन है, इसने काफ़ी हद तक आज हमारे ग्रोवर्स का जो प्रोड्यूस है उसको बिल्कुल सेफ किया, बचाया, क्योंकि आपने देखा ये नेशनल हाईवे बंद रहने की वजह से काफ़ी किसानों का माल वहाँ सड़ गया। और ये जो हमारे कोल्ड चेन है, यहाँ बहुत सारे किसानों ने अपना माल वहाँ लेके उन्होंने सीएच स्टोर में स्टोर किया, तो ये काफ़ी हद तक हमारे लिए मतलब पॉजिटिव साबित हुआ, फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो कंटिन्यू माल जा रहा है वहाँ, तकरीबन 10 सितंबर से ही उन्होंने माल लेना शुरू कर दिया। यहाँ हम देखेंगे हमारी वादी कश्मीर में तो यही एक ज़रिया है हमारे मुआश का। हमारे ज़रिया मुआश जो है वही एप्पल इंडस्ट्री है, जो कि तकरीबन 75 to 80% यहाँ लोगों को रोज़गार देती है। तो इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ख़ास तवज्जो देना चाहिए। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोर बनने चाहिए। और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रूट एसोसिएशन पुलवामा, मैं पुलवामा मंडी की बात कर रहा हूँ, तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है यहाँ मंडी के आसपास भी कम से कम 3-4 कोल्ड स्टोर बनने चाहिए। फ्रूट एसोसिएशन भी मानती है कि घाटी की रीढ़ माने जाने वाली इस इंडस्ट्री के लिए कोल्ड स्टोरेज अब न सिर्फ सहूलियत बल्कि ज़रूरत बन चुके हैं। किसानों का कहना है कि अगर हाईवे की परेशानी का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया जाए और कोल्ड स्टोरेज की तादाद और बढ़े तो ये इंडस्ट्री सिर्फ बच ही नहीं सकती बल्कि और तरक्की कर सकती है। कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यूनिट्स ने इस साल घाटी की माली हालत और सेब इंडस्ट्री को बड़ा सहारा दिया है। यही वजह है कि अब किसान और ताजिर दोनों इस सहूलियत को घाटी की जान कह रहे हैं। कोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज यूनिट्स ना खाली वादी कश्मीर की हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को प्रिजर्व करती है, बल्कि उसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़े नंबर्स पे वो जनरेट करती है। लोकल्स के साथ साथ नॉन लोकल्स जो है वो भी इन सीए स्टोर्स में बड़े नंबर्स में काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाते हैं। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो करीबन 5 लाख मैट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी वादी कश्मीर के अंदर है और वहाँ पर जो यहाँ के ग्रोवर्स है वो अपने इस एप्पल प्रोड्यूस को प्रिजर्व करते हैं। इस बार जो वादी कश्मीर के अंदर जो मौसमी तब्दीली देखने को मिली और जो हाईवे क्लोजर हुआ उसकी वजह से जो फ्रूट ग्रोवर्स या ट्रेडर्स है उन्हें भारी नुकसान जो है झेलना पड़ा, लेकिन जो सीए स्टोर्स है कहीं ना कहीं पे ग्रोवर्स के लिए एक राहत होती। ग्रोवर्स ने अपना जो प्रोड्यूस है उसको वहां पे प्रिजर्व किया। यहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है ग्रोवर्स के मुताबिक कम है और उन्होंने हुकाम से जो है मांग की है कि वादी कश्मीर के अंदर जो सीए स्टोरेज की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन इमर्ज होती है तो उसमें जो ग्रोवर्स या जो ट्रेडर्स है उन्हें नुकसान ना देखना पड़े। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार ग्रोवर्स की इस मांग को संजीदा लेगी और वादी कश्मीर के अंदर जो सीए स्टोरेज की कैपेसिटी है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।